नमस्कार, मैं आकांक्षा सक्सेना। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग अपने मिशन प्रेरणा के कंपेंडियम के पार्ट 4 के बारे में बात करने वाले हैं, जो है अबाउट असेसमेंट ऑफ लर्निंग, सीखने का आंकलन। राइट। तो इस पार्ट में हम लोग बहुत ब्रीफ में बात करेंगे जो कंपेंडियम में दिया हुआ है कि असेसमेंट क्या है, क्यों होना चाहिए, सीखने का असेसमेंट किन पॉइंट्स पर निर्भर करेगा, कैसे करना चाहिए, कैसे फीडबैक देना चाहिए और कैसे उस फीडबैक को टीचर अपने लिए, बच्चों के लिए और पेरेंट्स के साथ साझा करके लर्निंग आउटकम और कॉम्पिटेंसी को डेवलप करने में यूज़ करें। तो सबसे पहली बात आती है कि सीखने का आकलन होना ही क्यों चाहिए। हमें क्यों ये जानना ज़रूरी है कि किसी बच्चे ने कितना सीखा, कहाँ तक सीखा और वो कौन से चैलेंजेस हैं जहाँ पर काम करने की ज़रूरत है। तो आप असेसमेंट देखिए, एक ऐसा बिंदु है, एक ऐसा एलिमेंट है जो अगर किसी भी सीखने की प्रक्रिया में ना हो तो आपको ये नहीं पता चल पाएगा कि आप अपनी जर्नी में कहाँ तक पहुँचे। तो असेसमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है इस पॉइंट ऑफ व्यू से। जब भी आप सीखने की प्लानिंग करें तो क्या सीखना है, कब तक सीखना है और कैसे सीखना है, इसके साथ साथ ये भी पता लगाना इक्वली इम्पॉर्टेंट है कि कितना सीखा, कितना रह गया, कितना सीखा और कहाँ तक सीखा। तो ये जानने के लिए असेसमेंट की अपनी ज़रूरत है, आंकलन की अपनी ज़रूरत है। तो पहली चीज़, सीखने की प्रक्रिया में जिस तरह से ऑब्जेक्टिव प्लान होने चाहिए, किस तरह से सीखना है ये प्लान होना चाहिए, क्या क्या सीखना है ये प्लान होना चाहिए, उसी तरीके से इसको आंकना कैसा है, इसको आंकलन कैसे करना है, इसका असेसमेंट कैसे करना है, इस पूरे प्रोसेस का ये भी तय होना चाहिए, ये भी प्री प्लान होना चाहिए। और कंपेंडियम इसके बारे में पूरे एक भाग में बात करने वाला है। पार्ट 4 इसी के बारे में बात करेगा। तो अगर आप असेसमेंट की बात करें तो असेसमेंट 2 तरीके का होता है। तो पहली चीज़ कि सीखने में आकलन की ज़रूरत ही क्यों है, ताकि हमें ये पता चल पाए कि हम कहाँ तक पहुँचे, हमारा प्रोग्रेस कितना है, हमें कहाँ काम करना है, कौन से बिंदु छूट गए हैं, कहाँ तक हम किस बिंदु तक अपने आप को अचीव कर चुके हैं, हमारे बच्चा सफलता प्राप्त कर चुका है। दूसरी चीज़ आती है कैसे करें। तो बहुत ब्रॉडली टर्म में 2 तरीके के असेसमेंट की बात की गई है कंपेंडियम में। वन इज़ द समेटिव असेसमेंट एंड द अदर इज़ द फॉर्मेटिव असेसमेंट। अब उस पर बात करते हैं। जब हम समेटिव असेसमेंट की बात करते हैं तो कभी भी कोई उद्देश्य के साथ जब हम सीखना शुरू करते हैं तो वो उस उद्देश्य की प्राप्ति, जब हम फॉर एग्ज़ाम्पल आप कक्षा 3 में एडमिशन लेते हैं या कक्षा 5 में एडमिशन लेते हैं और आपका एक जो एकेडमिक ईयर है वो एंड होता है मार्च में। मार्च में आपकी परीक्षा होती है, परीक्षा में आपको मार्क्स दिए जाते हैं, आपकी परसेंटेज निकलती है जो बताती है कि या तो आप पास हुए या फेल हुए या आपने कितना परसेंटेज लाया। तो समेटिव सम करता है, सम अप करता है आपकी लर्निंग, आपकी प्रोग्रेस को इन टर्म्स ऑफ मार्क्स, इन टर्म्स ऑफ योर परसेंटेज। तो क्या हम बच्चे को उसके मार्क्स के आधार पर, उसने कितने अंक प्राप्त किए उसके आधार पर, क्या एक टीचर ये बता सकता है या कोई भी सिस्टम ये बता सकता है कि कोई बच्चा सच में किस लेवल की कॉम्पिटेंसी को अचीव किया, किस पर्टिकुलर अचीवमेंट को अपनी रियल लाइफ में अप्लाई कर सकता है? शायद नहीं। तो समेटिव एक पूरी तरीके से आकलन का सही तरीका नहीं हो सकता जब तक कि इसको फॉर्मेटिव के साथ प्लस ना किया जाए। तो समेटिव और फॉर्मेटिव का जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि समेटिव इकट्ठा एक अंकों के माध्यम से, प्रतिशत के माध्यम से और किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव के अचीवमेंट पे जो एंड पॉइंट पे हम आकलन करते हैं, असेसमेंट करते हैं। बहुत सिंपल, जैसे हमने एक यूनिट पढ़ाई, उसके बाद एक यूनिट टेस्ट ले लिया, तो यूनिट में कितना समझ में आया, उस चैप्टर में एक बच्चे को कितना समझ में आया, ये निश्चित करेगा उसके अंकों पर, उसके प्रतिशत पे जो उसने उस प्रश्न पत्र में पाए हैं जो उस पर्टिकुलर यूनिट पर एक टीचर ने प्रिपेयर किया। दूसरी चीज़ आती है फॉर्मेटिव। फॉर्मेटिव एक कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन का प्रोसेस है, एक इस टाइप का असेसमेंट है जिसमें बच्चा हर प्रकार से उसको असेस किया जाता है, केवल अंकों के माध्यम से ही नहीं बल्कि जब नॉर्मल गतिविधियां होती हैं, जब क्लासरूम इंटरेक्शन होता है, जब टीचर और बच्चे के बीच में बात होती है, जब बच्चे और बच्चे के बीच में बात होती है, जब बच्चा स्टेज परफॉर्मेंस देता है, जब बच्चा नॉर्मल स्कूल लाइफ में अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, लीडरशिप ले रहा होता है, बच्चों के साथ कॉपरेशन कर रहा होता है, गतिविधियों में होता है, को करिकुलर एक्टिविटीज़ में अपनी परफॉर्मेंस देता है, ओरल में अपनी परफॉर्मेंस देता है, रिटन में अपनी परफॉर्मेंस देता है। तो हर वक्त जब भी वो किसी भी तरीके के डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कंट्रीब्यूशन में टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट में कंट्रीब्यूट कर रहा है तो बच्चे का लगातार असेसमेंट चलता रहता है। इस तरीके के आकलन को हम कहते हैं फॉर्मेटिव या कंटिन्यूअस चलने वाला
आकलन। तो अब अगर आप बात करें आकलन करते कैसे हैं, तो या तो रिटन या मौखिक, लेकिन ये दोनों रिटन और मौखिक जो लिखित और मौखिक ये दो तरीके हैं, रिटन एंड ओरल असेसमेंट, ये अपने आप में पर्याप्त नहीं है। क्योंकि जब लिखित की बात करें तो आप साल के अंत में या फिर 3 महीने के अंत में या 1 महीने के अंत में या फिर 1 हफ्ते के अंत में आप एक एग्ज़ाम ले सकते हैं जो बता देगा आपको कि बच्चे ने कितना सीखा। लेकिन वो केवल अंकों और प्रतिशत के माध्यम से ये समझाना कि बच्चे की कॉम्पिटेंसी कितनी है, ये जस्टिफाई नहीं करेगा। क्योंकि हम कंपेंडियम में सबसे पहले पार्ट में, दूसरे पार्ट में बार बार बात कर रहे हैं कि एक बच्चे का सर्वांगीण विकास होना चाहिए। एक बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट, उसका इमोशनल डेवलपमेंट, उसकी रियल लाइफ स्किल्स का डेवलपमेंट, उसकी क्रिटिकल थिंकिंग, उसका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, सब कुछ हम उद्देश्य मान के चलते हैं, सब कुछ को हम एक फोकस पे, सेंटर पॉइंट पे रखते हैं। तो केवल अंकों पे किसी बच्चे की प्रतिभा को आंकना गलत है, राइट। तो फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट दोनों को किस तरह से कंबाइन करें कि पूरे साल होने वाली गतिविधियाँ, पूरे साल होने वाले डिफरेंट एक्टिविटीज़, डिफरेंट जो हमने चैनल्स बनाए हैं, हम लाइब्रेरी की बात कर रहे हैं, लेबोरेटरी की बात कर रहे हैं, मॉर्निंग इवनिंग असेंबली की बात कर रहे हैं, लीडरशिप की बात कर रहे हैं, बाल संसद की बात कर रहे हैं, इन सब चीज़ों में और डे टू डे क्लासरूम इंटरेक्शन में, खुद अपने एग्ज़ाम्स में बच्चा किस तरह से रिप्रेजेंट करता है, किस तरह से उसकी रुचियां हैं, किस तरह से उसका एटीट्यूड है, किस तरह से दूसरे बच्चों के साथ घुलता मिलता है, किस तरह से लीडरशिप लेता है, किस तरह से अपने स्कूल एनवायरनमेंट में अपने आप को एडजस्ट करता है, इन सब चीज़ों का भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट असेसमेंट टीचर करता है, करना चाहिए और इसे आकलन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होना चाहिए। क्योंकि जब तक हम बच्चे के डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बिहेवियर को असेस नहीं करेंगे तो लर्निंग आउटकम, कॉम्पिटेंसी डेवलपमेंट और क्लासरूम टीचिंग में बच्चे के साथ कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो मोटा मोटी अगर हम बात करें तो 2 तरीके के असेसमेंट हैं। एक समेटिव जो साल के अंत में, कक्षा के अंत में, क्लास के अंत में, पाठ के अंत में अंकों के माध्यम से या प्रतिशत के माध्यम से ये बताता है कि बच्चे ने पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे अपनी कॉम्पिटेंसी कहाँ तक डेवलप की। लेकिन केवल अंकों के आधार पर किसी बच्चे की प्रतिभा को आंकना पूरी तरीके से गलत है। जब तक कि उसका रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, डे टू डे लाइफ में उसका इंटरेक्शन कैसा है, वो कैसे ओनरशिप लेता है, वो किस तरह से टीचर के साथ बिहेव करता है, बच्चों के साथ बिहेवियर करता है, उसकी इंटरेस्ट क्या है, वो किस तरह से लीडरशिप को लेते हुए दूसरों के साथ कॉपरेशन बिठाते हुए सोशल कम्युनिटी लेवल पे अपना कंट्रीब्यूशन देता है, इन सब का आकलन भी बहुत ज़रूरी है, जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टीचर, बच्चे और स्कूल एनवायरनमेंट में बच्चों का होना चाहिए। तो हम एक कॉम्बिनेशन की बात करने वाले हैं, समेटिव और फॉर्मेटिव असेसमेंट की बात करने वाले हैं, एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया और एक अंत में होने वाली प्रक्रिया के समायोजन की बात करने वाले हैं, जो हमें होल सोल आइडिया देगा, जो हमें होल सोल असेस करने में मदद करेगा कि बच्चों ने लर्निंग आउटकम के मैटर पे कितना सीखा, बच्चों ने अपने इंटरेस्ट पे कितना सीखा, बच्चों में सोशल कॉम्पिटेंसी कितनी आया, उनका इमोशनल इंटेलिजेंस किस लेवल तक डेवलप हुआ, सोशल इंटेलिजेंस किस लेवल तक डेवलप हुआ, किस तरह से वो समुदाय, बच्चे और स्कूल के परिवेश में अपने एडजस्टमेंट को स्थापित करेंगे। तो ये 2 तरीके के असेसमेंट हैं और इन दोनों की कंबाइन करके किस तरह से एक टीचर अपने टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट को इफेक्टिव बनाए और बच्चे की कॉम्पिटेंसी, उसकी सफलता, उसका प्रयास को आगे पूरे साल भर हर एक्टिविटीज़ के थ्रू, हर कंट्रीब्यूशन, चाहे वो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, उसका एक्टिव रिस्पांस इन क्लासरूम हो, और अगर नहीं भी है तो क्यों नहीं है। तो आप देखिए, असेसमेंट केवल प्रोग्रेस जानने के लिए ज़रूरी नहीं है, बल्कि ये टीचर को ये भी इंडिकेट करता है कि अगर मेरा बच्चा एक पर्टिकुलर कॉम्पिटेंसी को नहीं डेवलप कर पा रहा तो उसके पीछे क्या रीज़न हो सकते हैं, राइट। तो आपको असेसमेंट क्या है, कैसे करना है, क्यों करना है, इस पर हम बात कर चुके हैं। अब सबसे लास्ट में बात आती है कि असेसमेंट करने के बाद जो फीडबैक मिलता है। फॉर एग्जांपल, एक समेटिव एग्जाम में अगर मेरे 100 में से 30% मार्क्स आते हैं, इसका मतलब मैं 70% कहीं लैग कर रही हूँ। तो उस लैग का रीज़न क्या है, ये मुझे फॉर्मेटिव असेसमेंट बताएगा कि मैं क्लास में अटेंटिव नहीं थी, या मैं बच्चों के साथ एडजस्ट नहीं कर पाई, मेरा देर से एडमिशन हुआ, मेरा इंटरेस्ट उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में नहीं था, मैं टीचर के साथ सामंजस्य नहीं बिठा पाई, जो भी XYZ रीज़न हो, ये हमें फॉर्मेटिव असेसमेंट बताता है। तो अब इस असेसमेंट का जो फीडबैक है वो 3 लोगों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। पहला, बच्चे के लिए। बच्चे के लिए कैसे कि हम बच्चे को बताएं कि वो कहाँ तक पहुँचा है, उसके लिए उसको स्वीकार करें, उसके लिए उसको रिकॉग्नाइज़ करें, उसको प्रोत्साहित करें, और जो अभी कमियां हैं जिन पर हमें काम करना है, जितना रास्ता हमारा बचता है, जिस पे हमें काम करने की ज़रूरत है, उसके लिए बच्चे को मेंटली प्रिपेयर करें। ये हमेशा सकारात्मक फॉर्म में होना चाहिए ताकि बच्चे आगे के जो अचीवमेंट है उनके लिए मेंटली, इमोशनली प्रिपेयर हो सके।
दूसरा, ये फीडबैक खुद टीचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बीइंग अ टीचर, अगर मेरे 50 में से 25 बच्चे कॉम्पिटेंसी पर डेवलप कर चुके हैं और 25 नहीं कर चुके हैं, ये मुझे पता चला अपने समेटिव असेसमेंट से और फॉर्मेटिव असेसमेंट से। तो अब मुझे काम करने की ज़रूरत है अपने टीचिंग प्लान पे, मुझे काम करने की ज़रूरत है अपनी शेड्यूलिंग पे, मुझे काम करने की ज़रूरत है अपने और बच्चे के कनेक्ट पे, मुझे काम करने की ज़रूरत है कि मैं किस तरह से इन 25 को भी उस लेवल तक लेके जाऊँ। तो मैं वो कौन सी स्ट्रैटेजीज़ अपनाऊँ, मैं वो कौन से काम करूँ जिससे मेरा और बच्चे का कनेक्शन अच्छा हो और बच्चों को इस लेवल से उस लेवल तक जाने में मुश्किल ना हो। तो ये फीडबैक इक्वली मेरे लिए भी इंपॉर्टेंट है बीइंग अ टीचर। तो बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट है, टीचर के लिए इंपॉर्टेंट है। और तीसरी कड़ी आती है इसकी, पेरेंट्स। तो असेसमेंट चाहे फॉर्मेटिव हो चाहे सबमिटिव हो, उसका जो भी आकलन है, उसका जो भी रिजल्ट है, उसका जो भी फीडबैक है, वो पेरेंट्स के साथ शेयर होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखिए, ये एक ट्राईपोलर प्रोसेस है। बच्चा जितना टीचर के साथ कनेक्ट करता है उतना ही माँ बाप के साथ करता है। स्कूल में जो मोटिवेशन टीचर से मिलता है, घर में वो मोटिवेशन पेरेंट्स से मिलता है। तो यही पेरेंट्स तक भी पहुंचाएं कि उनके बच्चे में क्या काबिलियत है, वो कौन सी जगह है जहां उन्हें मोटिवेशन देने की ज़रूरत है, वो कौन सी जगह है जहां टीचर अपना एफर्ट लगा रहा है, ताकि एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा नेटवर्क ऑफ रिलेशनशिप डेवलप हो कि पेरेंट को लगे कि टीचर बच्चे के बारे में कितना जानती है, इसका मतलब मेरे बच्चे पे बहुत अच्छा काम हो रहा है। अब जब आप बच्चे के बारे में पेरेंट्स से बात करते हैं तो इक्वली रिस्पॉन्सिबिलिटी उधर भी जाती है कि आपको बच्चे के किस किस पॉइंट पे काम करने की ज़रूरत है। तो पूरा जो कंपेंडियम में असेसमेंट पे बात की गई है, इसका फोकस है बच्चा, इसका फोकस है बच्चे के द्वारा करे जाने वाले हर डायरेक्ट इनडायरेक्ट काम का इवैल्यूएशन, चाहे वो परसेंटेज के लिहाज से हो, चाहे वो मार्क्स के लिहाज से हो, चाहे वो उनकी डे टू डे लाइफ में उनके बिहेवियरल एस्पेक्ट के फॉर्म में हो, उनके इमोशनल एस्पेक्ट के फॉर्म में हो, उनकी दूसरों के साथ डीलिंग के फॉर्म में हो, उनकी रुचि, उनके एटीट्यूड, उनका परफॉर्मेंस, डे टू डे एक्टिविटी, इन सब के माध्यम से बच्चा कैसे अपने आप को रिप्रेजेंट करता है, किस तरह से एडजस्ट करता है, किस तरह से लर्निंग आउटकम को अचीव करता है, किस तरह से अपनी कॉम्पिटेंसी को डे बाय डे इम्प्रूव करता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड के थ्रू असेस करना ज़रूरी है। कैसे करेंगे? या तो ओरल या रिटन, लिखित और मौखिक दो ही तरीके होते हैं, और एक इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन इंटरव्यू की थ्रू, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कंपेंडियम में इधर उधर से बात की गई है, लेकिन मेन दो बिंदुओं पे बात की गई है, वो है समेटिव एंड फॉर्मेटिव असेसमेंट। जो दोनों के कॉम्बिनेशन को लेके एक टीचर को चलना है, इसको इम्प्लीमेंट करना है, इसके फीडबैक से बच्चे को आगे बढ़ने में मदद करनी है, खुद अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है, और पेरेंट्स को आपसे और बच्चे को जोड़ने का एक नेटवर्क क्रिएट करना है। तो ये सब कुछ है पार्ट 4 में अबाउट असेसमेंट, सीखने की प्रक्रिया का आकलन, और किस तरह से आकलन एक इफ़ेक्टिव टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट को इफ़ेक्ट करने वाला है। तो अगर आप ये देखेंगे, आप इसको समझेंगे, तो आपको एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाएगी कि कंपेंडियम में असेसमेंट पे क्या बात की गई है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे लीडरशिप की और पार्ट 6 की, वो एक कंबाइंड वीडियो होगा। आशा करती हूँ ये आपको पसंद आएगा, आपको क्लैरिटी देगा, और नेक्स्ट वाले वीडियो के बाद हम कंपेंडियम को ख़त्म करेंगे। तो आप इसको देखें, और इससे पहले के जो 3 पार्ट हैं प्लीज़ उनको भी देखें, क्योंकि बहुत ज़रूरी है एक टीचर को अपने आप को एम्पावर करना इस मॉड्यूल के साथ। ये केवल आपके लिए, केवल टीचर्स के लिए आपको एम्पावर करने के लिए बना है कि किस तरह से आप, आपका क्लासरूम, आपका स्कूल का परिवेश सब एक टीचिंग मटीरियल की तरह डेवलप हो सके, बच्चा आपकी प्रेजेंस में और आपकी एब्सेंस में भी सीख सके। तो आशा करती हूँ ये आपको मदद करेगा और आपको आगे के मॉड्यूल्स को भी समझने में मदद करेगा। थैंक यू सो वेरी मच। अगर आपको मेरे द्वारा बनाए गए वीडियोस अच्छे लगते हैं, उनका कंटेंट अच्छा लगता है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अगर आपका कोई भी कमेंट है तो प्लीज़ उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ताकि आगे वीडियो बनाते समय आपके फीडबैक को मैं ध्यान में रख सकूँ। तब तक अपने घर में रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए, और प्लीज़ इन तीनों बुक्स पर अपनी अंडरस्टैंडिंग बनाइए, क्योंकि मिशन प्रेरणा का 75% सक्सेस इस बात पर डिपेंड करता है कि आपको इस मिशन की कितनी अंडरस्टैंडिंग है। थैंक यू सो वेरी मच। आकांक्षा सक्सेना, टेक केयर।